आज के वीडियो में हम बात करेंगे पुणे के उस चर्चित मामले की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक मंगेतर, उसका प्रेमी, एक किला, एक गहरी खाई और एक ऐसी मौत जिसे पहले हादसा समझा गया, फिर हत्या की साजिश बताया गया। अब सवाल यह है कि क्या सिया गोयल को इस केस में सजा मिलेगी या पुलिस की थ्योरी अदालत में कमजोर पड़ जाएगी। आज हम इसी की पूरी पड़ताल करेंगे, शुरुआत से लेकर अब तक, कदम दर कदम। 18 जून की तारीख, पुणे जिले का लोहागढ़ किला जो अपनी ट्रैकिंग ट्रेल्स के लिए मशहूर है, जहां हर वीकेंड सैकड़ों लोग घूमने आते हैं। इसी दिन 25 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत हो गई। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि केतन ट्रैकिंग के दौरान किले की एक गहरी खाई में गिर गए। पुलिस ने इसे हादसा मानकर मामला दर्ज कर लिया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी पूरी तरह पलट गई। पुलिस को शक हुआ कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, और इस साजिश की मास्टरमाइंड थी खुद केतन की मंगेतर 20 साल की सिया गोयल और उसका कथित प्रेमी 22 साल का चेतन चौधरी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप था सिया और चेतन ने मिलकर योजना बनाई और केतन को किले की खाई में धक्का देकर उनकी हत्या कर दी। अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस का दावा है क्या। पुलिस के मुताबिक सिया की शादी केतन से तय हो चुकी थी, लेकिन सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी। जांच में सामने आया कि अक्टूबर 2025 से सिया और चेतन के बीच एक रिश्ता चल रहा था। पुलिस का दावा है कि सिया शादी तोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि इससे परिवार की बदनामी होगी। इसीलिए पुलिस के अनुसार उसने रिश्ता तोड़ने के बजाय केतन को रास्ते से हटाने का फैसला किया। पूछताछ के दौरान पुलिस का दावा है कि सिया ने कहा कि केतन की हत्या करना परिवार को शादी तोड़ने के लिए मनाने से कहीं आसान लगा। यह भी सामने आया कि सिया को केतन का बिग यानी नकली बाल पहनना पसंद नहीं था, लेकिन यहाँ एक बेहद अहम कानूनी बिंदु समझना जरूरी है। पुलिस पूछताछ के दौरान दिया गया बयान सामान्य तौर पर अदालत में सीधे सबूत के तौर पर मान्य नहीं होता। यानी सिया ने पूछताछ में जो कुछ भी कहा हो वो अकेले उसे दोषी साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। 28 जून की सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस सिया गोयल को लेकर सीधे लोहागढ़ किले पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच लगभग 3 घंटे तक चला यह क्राइम रिक्रिएशन। पुलिस ने केतन के कद और एक वजन जैसा पुतला डमी तैयार किया। सिया को उसी जगह ले जाया गया जहां से केतन को कथित तौर पर धक्का गया था। पुलिस के मुताबिक सिया ने बताया कि उसने डमी को किस तरह धक्का दिया और किस रास्ते से वह घटना स्थल तक पहुंची। इसके बाद चेतन चौधरी को भी अलग से किले में ले जाकर यही प्रक्रिया दोहराई गई। इस रिक्रिएशन से एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस का दावा है कि सिया और चेतन के बीच एक तय सिग्नल था। योजना के मुताबिक सिया को पानी पीने या जूते के फीते बांधने का बहाना बनाकर बैठना था। जैसे ही वह बैठती, यह चेतन के लिए इशारा होता कि वह पीछे से आकर केतन को खाई की तरफ धक्का दे दे। लेकिन इसमें एक और परत है जो इस पूरे मामले को और पेचीदा बनाती है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों आरोपियों को यह भी डर था कि अगर धक्का देने के दौरान केतन खुद को बचाने के लिए सिया को पकड़ने की कोशिश करे तो सिया भी उस खाई में गिर सकती थी। इसीलिए पूरी योजना इस तरह बनाई गई कि धक्का देते वक्त सिया केतन की पहुंच से दूर बैठी रहे। यानी उसका बैठना सिर्फ इशारा देने के लिए नहीं बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए भी था। जांच में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक चेतन चौधरी किले पर हुडी पहनकर चढ़ा, लेकिन घटना के बाद उसने हुडी उतारकर काली टी शर्ट पहन ली और लौटते वक्त फिर से हुडी पहन ली। पुलिस का मानना है कि उसने ऐसा अपनी पहचान छिपाने के लिए किया। इसके अलावा पुलिस ने कुछ और तकनीकी सुराग जुटाए हैं। घटना वाले दिन चेतन के इस्तेमाल किए गए स्कूटर को जब्त किया गया, जिसके बारे में दावा है कि टोल प्लाजा से बचने के लिए इस्तेमाल किया गया है। घटना के आसपास चेतन के फ़ोन में करीब 640 मिनट का यानी लगभग 10 घंटे का इंटरनेट ब्लैकआउट पाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि पिछले 6 महीनों में सिया और चेतन के बीच करीब 2004 बार फ़ोन पर बातचीत हुई, जिसकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे रही। कई बार तो कॉल्स घंटों तक चलती रहीं। पुलिस का कहना है कि इतना लंबा और लगातार संपर्क दोनों के बीच के रिश्ते और उनकी कथित साजिश को समझने में मदद कर सकता है। लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। सिर्फ ज़्यादा फ़ोन कॉल्स होना क्या हत्या की साजिश का सबूत है, या यह सिर्फ एक करीबी दोस्ती को दिखाता है? यही वो बिंदु है जहां से बचाव पक्ष अपनी दलीलें शुरू करता है। अब बात करते हैं इस केस के सबसे बड़ी कमजोरी की। इस पूरे मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हत्या का कोई सीधा या प्रत्यक्ष सबूत मौजूद नहीं है। ऐसा कोई चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया जिसने अपनी आंखों से केतन को खाई में गिरते हुए देखा हो। इतना ही नहीं, घटना स्थल पर कोई सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद नहीं है।
जिसमें धक्का देने की घटना कैद हुई हो। सीसीटीवी में सिर्फ इतना दिखा कि चेतन चौधरी घटना वाले इलाके के आसपास हुडी पहने नजर आया, लेकिन सिर्फ वहां मौजूद होना हत्या को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता। यही वजह है कि पुलिस अब मोबाइल डेटा, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री, लोकेशन ट्रैकिंग और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर ज़्यादा फोकस कर रही है। साथ ही पुलिस सिया गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की भी तैयारी कर रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कानून के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट को सीधे अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद सिर्फ नए सुराग हासिल करना है ताकि उन्हें बाद में डिजिटल या फॉरेंसिक तरीकों से अदालत में साबित किया जा सके। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की, यानी बचाव पक्ष की। सिया गोयल के वकील आशुतोष श्रीवास्तव और विपुल दुशिंग ने पुलिस की जांच पर एक के बाद एक सवाल खड़े किए हैं। आइए समझते हैं उनकी मुख्य दलीलें क्या हैं। पहली दलील, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं। वकील का कहना है कि अब तक ऐसा कोई प्रत्यक्षदर्शी या स्वतंत्र गवाह सामने नहीं आया है जो यह साबित कर सके कि सिया ने वाकई केतन को धक्का दिया। दूसरी दलील, रिश्ते को साबित करना मुश्किल। एफआईआर में खुद शिकायतकर्ता ने सिया और चेतन को सिर्फ दोस्त बताया है। वकील का तर्क है कि अगर परिवार को दोनों की दोस्ती की जानकारी थी और उन्होंने कभी आपत्ति नहीं जताई तो इसे रोमांटिक रिश्ता साबित करना आसान नहीं होगा। तीसरी दलील, सिर्फ शक के आधार पर सजा नहीं। वकील का कहना है कि आरोपों का ट्रायल के दौरान अदालत में साबित किया जाना सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। चौथी दलील, सिया का सहयोग। वकील का तर्क है कि सिया सिर्फ 20 साल की है, उसने पुलिस को पूरी जांच में सहयोग दिया है और परिवार के सदस्यों ने भी अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। ऐसे में अब उसे लगातार पुलिस की हिरासत में रखने के बजाय न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। पांचवी दलील, सबूतों की कड़ी अधूरी। वकील सबूतों की चेन यानी कड़ी, टाइमलाइन और इरादे यानी इंटेंट पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हर कड़ी ठोस तरीके से आपस में ना जुड़े तब तक सिर्फ परिस्थितियों के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। अब यहाँ एक बेहद अहम कानूनी पहलू समझना जरूरी है जो इस पूरे केस की दिशा तय कर सके। क्योंकि इस मामले में कोई सीधा सबूत नहीं है, इसलिए यह पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित केस बन गया है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने और बेहद महत्वपूर्ण फैसले में शरद विधिचंद सरड़ा बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में यह तय किया था कि सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर किसी को सजा देने के लिए 5 शर्तें पूरी तरह साबित होनी चाहिए। पहली, हर आरोप ठोस तरीके से साबित हो, कोई अनुमान ना हो। दूसरी, सभी साबित हुए तथ्य सिर्फ और सिर्फ आरोपी की तरफ इशारा करें। तीसरी, ये परिस्थितियां आरोपी के खिलाफ होनी चाहिए और किसी और संभावना की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। चौथी, आरोपी के निर्दोष होने की कोई भी संभावना पूरी तरह खत्म हो जानी चाहिए। और पांचवी, सारे सबूतों की कड़ी इतनी मजबूती से आपस में जुड़ी हो कि उसमें कोई कमी या टूट ना हो। यानी सीधी भाषा में समझे तो पुलिस को सिर्फ यह दिखाना काफी नहीं होगा कि सिया और चेतन के पास हत्या की वजह यानी मोटिव था। पुलिस को यह भी साबित करना होगा कि दोनों ने योजना बनाई थी, वे घटना स्थल पर मौजूद थे, उन्हें हत्या करने का मौका मिला और सबसे अहम, केतन की मौत किसी हादसे से नहीं बल्कि जानबूझकर धक्का देने से हुई थी। यही वो 5 शर्तें हैं जिन पर यह पूरा केस टिका हुआ है और यही वजह है कि यह केस उतना आसान नहीं है जितना पहली नज़र में दिख रहा है। अब बात करते हैं इस केस की मौजूदा स्थिति की। सिया गोयल और चेतन चौधरी को 29 जून को अदालत ने पहले पुलिस हिरासत में भेजा था। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और अब दोनों आरोपी 15 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस की जांच अभी भी जारी है। सिया के भाई साहिल गोयल और परिवार के कुछ और सदस्यों ने भी पूछताछ की जा चुकी है ताकि पूरी घटना की टाइमलाइन और तथ्यों का मिलान किया जा सके। पुलिस का दावा है कि उनके पास कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और कई तकनीकी साक्ष्य हैं जो मामले की परतें खोल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ बचाव पक्ष लगातार कह रहा है कि इसमें से कोई भी सबूत सीधे तौर पर सिया को अपराधी से नहीं जोड़ता। शुरुआती स्टेज में हिरासत बढ़ना आमतौर पर पुलिस के पक्ष में जाता है क्योंकि इससे जांच के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है। लेकिन असली परीक्षा ट्रायल के दौरान होगी जब हर सबूत की बारीकी से जांच होगी। अगर बचाव पक्ष के वकील पुलिस की टाइमलाइन या इरादे से जुड़ी दलीलों में कोई भी कमी निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो सिया को राहत मिलने की संभावना बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर केस में अब सिर्फ यह सवाल नहीं है कि 18 जून को लोहागढ़ किले पर आखिर हुआ क्या था। असली सवाल यह बन गया है कि पुलिस अपनी थ्योरी को अदालत में कानून की कसौटी पर कैसे साबित करेगी। एक तरफ पुलिस के पास मोटिव है, फ़ोन कॉल्स का डेटा है, क्राइम सीन का रिक्रिएशन है
और चेतन के बदले हुए हुलिये जैसे सुराग हैं। दूसरी तरफ बचाव पक्ष का कहना है कि इनमें से कोई भी सबूत सीधे तौर पर यह साबित नहीं करता कि धक्का सिया या चेतन ने ही दिया हो। यह मामला अब पूरी तरह अदालत के हाथ में है, जहां आने वाले महीनों में सुनवाई के दौरान हर सबूत परखा जाएगा। हम इस केस से जुड़ी हर बड़ी अपडेट तक आप तक लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ अगली खबर के लिए। जय हिंद।